स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने की मेथड्स पढ़ी थी। उसमें मैंने तीन मेथड पढ़ाई थी आप लोगों को कि तीन तरह की वीडियो की सहायता से, तीन तरह के मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? एबे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसने भी हमें यही बात बताई थी, लेकिन उसने वो बात किसके आधार पे बताई थी? किसी फॉर्मूले के आधार पर कि आप h हाइट कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। फिर हमने एसपीएम को बनाने का आर्टिफिशियल तरीका देखा था और आर्टिफिशियली हमने एसपीएम को बनाया था, कृत्रिम रूप से हमने अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण किया था और नामकरण क्या किया था उसका नोमेनक्लेचर क्या किया था भाई हमने? बिल्कुल सही, कृत्रिम एसपीएम। आज हम बात करेंगे परासरण के नियम या परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होते क्या है? देखो बड़े ही आसान है और ये हमने पहले भी पढ़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पहली बार 12th में आया था, मतलब 12th में तो थोड़ा सा था, 2-4 पेज का मैटर था, वहां तो हमने ये पढ़े ही नहीं। बिल्कुल आपने वहां पे नहीं पढ़े, लेकिन आपने इनको कहीं और जगह पढ़ लिया है। कहां पढ़ लिया? मैं याद दिलाता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो इनकी थ्योरी पर थोड़ा सा विचार करवाते हैं। ये नियम दिए किसने थे? एक वॉन थॉप नाम का वैज्ञानिक था। वॉन थॉप नाम का एक वैज्ञानिक था, हिंदी में वान थॉप या वॉन थॉप बोल दो, कुछ ही बोल दो, मर्जी चाहे जो कर दो। तो इस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इन नियमों को बनाया था। उसने कैसे बनाया? अपनी क्या मतलब दूसरों की पिछली हुई थ्योरीज को स्टडी करते हुए इसने स्टडी करना शुरू किया। इसकी पहले की थ्योरीज को, कौन सी थ्योरीज को स्टडी किया भाई इसने पढ़ा। सबसे पहले किसका सिद्धांत पढ़ा? राउल्ट का सिद्धांत पढ़ा, राउल्ट का नियम पढ़ा। क्या कहता था राउल्ट? बड़ी ही सिंपल बात कहता था कि किसी भी अवयव का या किसी भी वाष्पशील अवयव का जो वाष्प दाब होता है उसकी मोल बिंदु के समानुपाती होता है। किसी भी वोलेटाइल एलिमेंट का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? इतनी सिंपल सी बात कहता था। फिर उसने आगे सॉल्यूशंस को दो भाग में डिवाइड किया था, दो भागों में बांटा था। एक तो वो जो जिनमें किसी भी प्रकार के अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस नहीं होते, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण होते ही नहीं है, उनको क्या नाम दिया? किसके आधार पर? अरे किसको आधार पर? गैसों को। मैंने बताया था किसकी याद आई थी उसको? गैसों की याद आई थी, क्योंकि उनकी नेचर और इनकी नेचर तो सेम ही थी। उनमें भी कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था और इनमें भी कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था, तो नाम दे दिया भाई आदर्श या आइडियल। दूसरे कौन से बने थे? अनादर्श, नॉन आइडियल। मतलब उन गैसों की जो प्रॉपर्टी थी वो इन सॉल्यूशंस से मैच कर रही थी। वहां भी गैसें दो तरह की थी, रियल और आइडियल, वास्तविक और आदर्श। यहाँ भी सॉल्यूशन कितने तरह के निकले? आइडियल और नॉन आइडियल, आदर्श और अनादर्श। हाँ, नामकरण का थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां उनको रियल बोलते थे, वास्तविक बोलते थे। यहाँ उनको क्या बोल दिया? नॉन आइडियल बोल दिया या अनादर्श बोल दिया, लेकिन है तो सेम ही, बोल तो सेम ही है, प्रॉपर्टी तो सेम ही है। तो पहले तो किसकी याद आ रही है इसको याद है राहुल की। और कैसे है ये मैंने बता दी। इसने देखा भाई सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आदर्श भी होते हैं, अनादर्श भी होते हैं। फिर ये कहां गया? गैसों के पास गया। इसने देखा भाई गैसें चार्ल्स के नियम की पालना करती है, बॉयल के नियम की पालना करती है, बॉयल के लॉ को फॉलो करती है, चार्ल्स के लॉ को ओबे करती है, आवोगाड्रो के नियम को ओबे करती है, उसकी भी पालना करती है। कौन? आइडियल गैसें, आदर्श गैसें। तो उसको जानने की इच्छा हुई, क्या ये जो आदर्श नियम है इनमें भी वो नियम लागू होते हैं क्या?
मतलब जो ये आदर्श मिलियन बने, क्या ये भाई इसने देखा कि भाई इनके और उनकी गुण तो सेम है, उनमें भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं था, इनमें भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था, तो इसको इच्छा हुई, अंदर ही अंदर से इसको इच्छा हुई, क्या ये मिलियन उन नियमों की पालना करते हैं क्या, उन लॉस को ओबे करते हैं क्या, मतलब चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और अवोगाद्रो का नियम, वो इनमें भी लगेगा क्या, तो इसने पाया बिल्कुल लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसने पाया कि ये जो नियम है, मतलब वो जो नियम है वो इन पर भी लगेंगे, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होगा। वो हल्का सा डिफरेंस क्या होगा भाई, देखो आपने गौर फरमाया हो तो वहां पर तो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, लेकिन यहाँ मिलियनों में दाब, ये क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब होता है, लेकिन यहाँ पर इस पी की जगह कौन सा दाब चलेगा, अगर स्पेशली कौन सा दाब पढ़ रहे हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब पढ़ रहे हैं, तो ये पी रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा भाई, पाई हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस होगा। वहां पी चलता था, यहाँ पाई चलता है। एक एक करके उन सभी नियमों को देखना है। मैंने कहा था कि आप लोगों ने पढ़ा है, तो कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उन सारे नियमों की पालना होगी यहाँ पर, बस डिफरेंस क्या होगा। अब ये बात किसने कही, अरे किसने की, मेहनत किसने की, वांट ने की, तो आगे वर्ड क्या लगाएगा, अपना तो कुछ नाम जोड़ेगा ही सही है भाई, उन्होंने की मेहनत थोड़ी बहुत इसने की, तो अपना नाम जोड़ दिया इसने आगे और नए नियम बना दिए। कौन से नियम बना दिए भाई, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा वांट हाउ, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। अब देखो पीछे तो बॉयल का नियम हमें दिख गया, लेकिन एक वर्ड लग गया वांट हाउ, क्योंकि बनाया किसने, मेहनत किसने की, अरे मेहनत किसने की, वांट हाउ ने की, तो थोड़ा तो यार इसको से जाना ही चाहिए, तो इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा भाई, वांट हाउ, थोड़ा तो क्रेडिट ये लेगा इसे, बिना क्रेडिट के तो मानेगा ही नहीं है, कोई नहीं मानता, ये क्या बन गया नियम। बताओ क्या कहता था वो नियम, कि स्थिर ताप पर टी को कांस्टेंट कर दोगे तो जो आयतन है वह किसके, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या इस बात को मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ भी वही होगा, क्या होगा यहाँ भी वही होगा। ये जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कहा था वहां पर प्रेशर चलता है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चलता है, परासरण दाब चलता है। बी नंबर क्या, जो सी होता है वो 1/b होता है, तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि पाई होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, सी फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर क्या होती है, सांद्रता, कंसंट्रेशन होती है, ठीक। ये बन गया हमारा पहला नियम, लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए भाई, टी कांस्टेंट होना चाहिए। आई बात समझ में। दूसरे नियम पर गौर फरमाते हैं। दूसरा नियम क्या है भाई, अरे क्या है बोलो तो जरा, अब तो सब बोल दो भाई, बिल्कुल सब बोल दो। दूसरा नियम क्या है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, तो क्या नाम हो गया भाई, वांट हाउ, चार्ल्स लो, ठीक। चार्ल्स का नियम कहता है, यहां पर क्या कहता है चार्ल्स का नियम भाई, अब उल्टा करना पड़ेगा हमें कि आयतन को कांस्टेंट कर दोगे, आयतन को कांस्टेंट कर दो, या आयतन को मैं सांद्रता नहीं बोल सकता हूं, या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो या सी को कांस्टेंट कर दो, तो जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, टी के हो जाता है। देखो चार्ल्स का नियम क्या था, उसमें टी को कांस्टेंट कर देते तो आयतन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था। यहां पे उल्टा किसके नियम है, परासरण दाब के नियम है, तो हमने उल्टा किया है, इस v को कांस्टेंट किया या c को कांस्टेंट किया, तो जो
P है, मतलब P का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P के सीधे समानुपाती हो जाएगा। आई है बात समझ में। हमने यहाँ तो P को कांस्टेंट किया, यहाँ पर V को और C को इसने थोड़ा सा बदल दिया। चार्ल्स ने बोला था कि P को कांस्टेंट करोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। ये था चार्ल्स, ये किसका नियम था, चार्ल्स का नियम था। इसने इसको थोड़ा सा बदला। क्या किया, इसने V को या C को कांस्टेंट किया तो पाया कि जो पाई है या परासरण दाब है वो सीधे P के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सीधे समानुपाती हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। ये दोनों नियम बने। फिर आपको पता है इन नियमों के आधार पर क्या बनाई थी, वहां पर एक समीकरण बनाई थी। यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं भाई, ये जो सारे नियम है और किसके लिए, आदर्श विलयनों के लिए। जैसे वो नियम किसके होते थे, आदर्श गैसों के नियम होते थे, वैसे ये किसके नियम है, आइडियल सॉल्यूशंस के नियम है, आदर्श विलयनों के नियम है। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो आदर्श नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आई बात समझ में, आदर्श नाम की, आइडियल नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती और करेगी भी नहीं। तो फिर इस वार्ता में छोटा सा परिवर्तन किया कि भाई कोई भी चीज आदर्श नहीं है लेकिन कोई आदर्श जैसा तो हो सकता है। आई बात समझने की कोशिश करना। हाँ माना कि कोई भी आइडियल नहीं है, कोई भी आदर्श नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी तो हो सकती है जो किसकी तरह हो, आदर्श की तरह हो या आइडियल की तरह हो, मतलब उनमें 19-20 का फर्क हो। जैसे आइडियल को मैं कितना मानूं, 100% मानूं, तो कोई चीज मुझे ऐसी मिल जाए जिसमें 99% गुण मिल जाए, 99% गुण मिल जाए या 97% गुण मिल जाए। ठीक, इतनी अगर प्रॉपर्टी किसी चीज की मैच हो जाती है तो इनको लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, आइडियल के बराबर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। ये तो होगा ही नहीं, लेकिन ये एग्जिस्ट कर सकती है। लगभग इतनी प्रॉपर्टी सेम रखने वाली चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसने ढूंढा और इसने पाया कि जब विलयनों का आयतन अनंत कर दिया जाए, मतलब विलयनों को अनंत तनुता पर ले जाया जाए। अनंत तनुता वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि आप वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हो। पहले 2 पार्टिकल इतनी दूरी पर थे, आपने बाहर से सॉल्वेंट मिलाया तो और दूर जाएंगे। अनंत का मतलब आपने बहुत सारा पानी मिला दिया, उसको अनंत तनु कर दिया, लपक के तरीके से तनु कर दिया, तो ये इतनी दूर चले जाएंगे। इतनी दूर जाने के बाद दूरी इतनी बढ़ेगी कि ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ना ही रिपल्सन फोर्स लगेगा, ना तो आकर्षण न प्रतिकर्षण। या ऐसा कह दो कि नाम मात्र का आकर्षण और नाम मात्र का प्रतिकर्षण। तो अब ये लगभग क्या बन गया भाई, आइडियल बन गया, आदर्श बन गया। तो ये नियम इसने किसके लिए दिए भाई, कन्वर्ट करके। आइडियल से देखा भाई ये तो होगा ही नहीं, बनाने से क्या मतलब आ रहा है। तो उसने फिर बोला कि ये जो नियम है वो किसके लिए, तनु विलयनों के लिए नियम है। और मैंने बता दिया तनु विलयन में यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। ठीक, तो इनको लगभग किसके बराबर मान सकते हो, आदर्श के बराबर मान सकते हो, आइडियल के बराबर मान सकते हो। तो ये नियम इसने किसके लिए बनाया, तनु विलयनों के लिए ये नियम बनाया। आई बात समझ में। ये आपको समझना था कि आइडियल होती नहीं है तो आइडियल बनानी पड़ेगी, तो हमने तनुता बढ़ा दी, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो वो लगभग किसकी तरफ दिखने लग गया, आइडियल की तरफ दिखने लग गया। या उसके गुण किससे मैच होंगे, आइडियल से मैच होंगे। जरा लिखो इसके अंदर लिखो, पहले लिखो वान डॉर्फ ने तनु विलयनों के लिए, वान डॉर्फ ने तनु विलयनों के लिए निम्न नियम दिए।
नंबर 1 डालो, आप लोग लिखो want of gave, want of gave, following laws or dilute solutions, or dilute solutions, or dilute solutions. नंबर 1 लिखिए want of Boyle's law, want of Boyle का नियम, देखो भाई इसके अंदर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर तनु विलयनों का परासरण दाब, तनु विलयनों का परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अथवा सांद्रता के समानुपाती होता है, अथवा सांद्रता के समानुपाती होता है। लिख लीजिए भाई यहां तक आप लोग लिखो अकॉर्डिंग टू दिस at constant temperature osmotic pressure of dilute solutions, osmotic pressure of dilute solutions is directly proportional to concentration, directly proportional to concentration, or inversely proportional to volume, inversely proportional to volume। ठीक है भाई, कर लीजिए यहां तक। सेकंड लिखिए want of चार्ल्स लॉ, लिखो इसके अंदर, इसके अनुसार स्थिर सांद्रता अथवा स्थिर आयतन पर, इसके अनुसार स्थिर सांद्रता अथवा स्थिर आयतन पर तनु विलयनों का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। ठीक, लिख लो भाई अकॉर्डिंग टू दिस at constant volume or concentration, according to this at constant volume and concentration osmotic pressure of dilute solutions, osmotic pressure of dilute solutions is directly proportional to temperature, directly proportional to temperature। ओके भाई, डन हो गया, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों नियमों के आधार पर क्या बनाएंगे हम भाई, इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हमने आइडियल गैसों की बनाई थी वही रूल उसी फॉर्म में बनाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा भाई, तनु विलयनों की समीकरण, तनु विलयनों की समीकरण, इक्वेशन ऑफ dilute solutions।
ठीक है भाई, देखो क्या करेंगे हम, फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम से क्या लिख सकते हैं, आगे वन ऑफ भी आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं भैया कि जो पाई है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसी प्रकार से बॉयल के नियम से क्या लिख सकते हैं, बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम से क्या लिखेंगे भाई, बिल्कुल सही, लिख दो फटाफट से। तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से, तो बताओ क्या हो जाएगा, टी अपॉन बी होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब आपको पता है जैसे प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे समानुपाती बनाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा हमें, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। माना कि क्या लगा दिया, s लगा दिया, ये t और ये क्या हो गया, v हो गया, जहां पर where s क्या है, कांस्टेंट। आइए बात, इसको थोड़ा और शुरू कर दिया तो हमने पाया पाई भी बराबर क्या हो गया, एस टी हो गया, ये किसके लिए, एक मोल के लिए, तो हमने इसको आगे बढ़ाया ओ एन मोल और एन मोल, मतलब एन मोल के लिए, ये किसके लिए हो गया, एक मोल के लिए, तो एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, पाई भी बराबर एन एस टी। बोलो समीकरण बनी कि नहीं बनी, जैसे वो आदर्श गैसों की समीकरण बनी थी उसी फॉर्म में किसकी समीकरण मिलेगी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की समीकरण मिलेगी, तमो विलयनों की समीकरण मिलेगी, इसे वन टॉप समीकरण। अब किसने मेहनत की, वन टॉप ने, तो क्या नाम हो गया, इसे वन टॉप समीकरण भी कहते हैं, वन टॉप इक्वेशन भी कहते हैं, और तमो विलयनों की समीकरण भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है भाई, जब इस r का मान, मतलब सॉरी इस s का मान ज्ञात किया तो s जो है वो इतना आया, कितना भाई, एटीएम इंटू लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अरे याद आया क्या कुछ, इतना मान किसका आता है, r का आता है, आइडियल गैस कांस्टेंट का आता है। तो यहां से डिसएम्प्लाय करके बोल सकते हैं कि जो s होता है ये किसके बराबर होता है, r के बराबर। अरे इतना ही मान आता है, किसी को ध्यान होगा किसी को नहीं होगा, इतना ही मान आता है। जब इसका मान निकाला गया इतना मान आया, हमने ध्यान से देखा, बड़े गौर से देखा इसको, हमने पाया अरे ये तो वही आ गया, कौन आ गया, r आ गया, मतलब s बराबर क्या हो गया, r हो गया। तो यहां से क्या लिख दिया हमने, पाई v बराबर क्या होता है भाई, nRT होता है। बोलो समीकरण बन गई कि नहीं बन गई, पाई v बराबर nRT। ने क्या कहा था, गैसों के लिए होता है pv बराबर nRT। फर्क क्या होगा, वहां प्रेशर मतलब दाब होता है, यहाँ ये रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस आएगा। बोलो कोई परिवर्तन और नजर आ रहा है क्या, उधर P है इधर पाई है, बाकी सारी समीकरण ये गैसों के लिए काम करेगी और ये किसके लिए काम करेगी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, तनु विलयनों के लिए। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक। अगर समझ में आ गई तो फटाफट से करना क्या है आप लोगों को, बिल्कुल सही इसकी कॉपी करनी है, इसकी जेरॉक्स मारनी है, फटाफट से जेरॉक्स कर लो इसको, जल्दी करो भाई। अब जेरॉक्स में टाइम तो लगता ही नहीं है, मतलब आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, मिटा दो भाई। अब हम बात करेंगे, दो नियम तो देखे हमने, बॉयल का भी देखा, चार्ल्स का भी देखा। अरे कौन बच गया, अब आओगा, अब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, अरे भाई मुझे भी बुला लो, मुझे भी बुला लो। क्या कहना होगा ब्रो,
मुझे भी बुलाओ, मुझे भी बुलाओ, क्योंकि वो तो इनके साथ ही चलता है, उधर भी साथ ही चलता है और इधर भी साथ ही चलता है। गिफ्ट में आता है आओगाद्रो। तो अब हम अगला जो नियम पढ़ेंगे और किसका नियम है भाई, वांट हो, वांट हो, आओगाद्रो का नियम, आओगाद्रो का नियम। ये क्या नई बात कहेगा, ये भी वही पुरानी बात है कहेगा। ठीक, चलो भाई, माना कि 2 मिलियन लिए मैंने, कौन कौन से मिलियन लिए मैंने, ए और बी मिलियन लिया, ए और बी सॉल्यूशन लिया मैंने, दोनों के केस में डाइल्यूट है। माना कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1, इसका हो गया π2, इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, इसके मोलों की संख्या n1, इसके मोल्स कितने हो गए, n2 हो गए, इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाने जाऊंगा A के लिए तो क्या बनेगी, π1 v1 बराबर n1 RT1। बोलो बनी कि नहीं बनी, बन गई। ऐसे कैसे करके इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो π2 v2 इज इक्वल टू n2 RT2। बोलो बनी कि नहीं बनी, बन गई। अब आओगाद्रो कहता है भाई चार्ल्स ने कांस्टेंट किया किसको, v को, वॉल्यूम को, आयतन को कांस्टेंट कर दिया, बोरे ने किया t को, ये दोनों को ही कर देता है भाई, v भी कर दो कांस्टेंट और t भी कर दो कांस्टेंट, मतलब v भी कांस्टेंट कर दिया और t भी कांस्टेंट कर दिया। दोनों को कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा भाई, v1 बराबर v2 हो जाएगा और t1 बराबर क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, v1 बराबर v2 हो गया और t1 बराबर t2 हो गया। ऐसा कौन कहता था, आओगाद्रो कहता था। अब वहां तो हमने क्या परिवर्तित किया, वहां तो हमने परिवर्तित किया कि भाई यहां पर आप t1 बराबर t2 करो, बिल्कुल सही बात है। साथ में आप पहले मिलियन का जो पाई है वो दूसरे मिलियन के पाई के बराबर कर दो, मतलब स्थिरता और स्थिर दाब करो। ऐसा करोगे तो होगा क्या, फिर आगे आओगाद्रो कहता है कि इन मिलियनों के स्थिर आयतन में या समान आयतन में, समान का मतलब v1 बराबर क्या हो गया, v2 हो गया, इस समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो करेंगे क्या, ये बराबर ये बराबर, उसके बाद में ये दोनों भी बराबर, तो ये भी गया, तो यहां से दिस एम्प्लाइज करके मैं कह सकता हूं कि n1 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, n2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, t1 t2 दोनों बराबर, π1 π2 दोनों बराबर, ये समान वॉल्यूम हो गया तो ये दोनों भी बराबर, ये तो बराबर है इसी, तो इसका इसमें भाग लगा दूंगा मैं तो 1 आएगा, इधर ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, n1 बराबर n2 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब नियम क्या बना, स्थिर स्थिर ताप तथा स्थिर परासरण दाब पर, स्थिर ताप तथा स्थिर परासरण दाब पर विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अरे ऐसा ही होता था क्या, थोड़ा सा परिवर्तन वॉल्यूम पर बात करता था, यहाँ प्रेशर पर बात की गई। ठीक, स्थिर ताप स्थिर परासरण दाब पर विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या समान होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के सेम वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ भी n1 तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, n1 ही मिलेगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा होता है आओगाद्रो का नियम। बोलो ऐसा ही होता था उधर भी और इधर भी क्या है, ऐसा ही है। लिखो जरा, माना कि दो तलों
विलयन ए तथा बी के लिए, माना कि दो तनु विलयन ए तथा बी के लिए परासरण दाब आयतन, परासरण दाब आयतन, मोलों की संख्या या विलय के मोल, विलय के मोल, ताप क्रमशः पाई1 b1 n1 t1, क्रमशः पाई1 b1 n1 t1 तथा पाई2 v2 n2 t2 है, तब तनु विलयनों के समीकरण से, तब तनु विलयनों की समीकरण से ठीक। इक्वेशन 1 और 2 लिख लो भाई, केवल ये दोनों आप लोग लिखो। For dilute solution A and B, for dilute solution A and B, value of osmotic pressure, value of osmotic pressure, volume, number of moles of solute, number of moles of solute, temperature, number of moles of solute, temperature are पाई1 b1 n1 t1, पाई1 b1 n1 t1 and पाई2 v2 n2 और बाद में क्या आएगा भाई t2, पाई2 v2 n2 t2 respectively। Then from equation of dilute solutions, then from equation of dilute solutions, equation 1 and 2 लिख लीजिए भाई। ठीक, आप लोग लिखिए स्थिर परासरण दाब, स्थिर परासरण दाब तथा स्थिर ताप पर, स्थिर परासरण दाब तथा स्थिर ताप पर तनु विलयनों का समान आयतन लेने पर, स्थिर परासरण दाब तथा स्थिर आयतन पर तनु विलयनों का समान आयतन लेने पर, समान आयतन लेने पर n1 बराबर क्या हो जाएगा n2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवा दिया मैंने, लिखना वाला साइन में जाके लिखो, n1 बराबर क्या हो जाएगा n2, आप लोग भी लिख लो। At constant temperature and constant osmotic pressure, at constant temperature and constant osmotic pressure, on taking equal volume of dilute solutions, equal or same volume of dilute solutions, लिख लीजिए n1 is equal to n2। ठीक, अब लिखो इसके नीचे, अतः स्पष्ट है कि स्थिर ताप तथा स्थिर परासरण दाब पर, स्थिर ताप तथा स्थिर परासरण दाब पर तनु विलयनों के समान आयतन में उपस्थित, तनु विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या समान होती है, विलय के मोलों की संख्या समान होती है।
आप लोग लिखो at constant temperature and constant osmotic pressure. Constant osmotic pressure. Number of moles of solute. Number of moles of solute in equal volume of dilute solutions. Dilute solutions is equal. Number of moles of solute in equal volume of dilute solutions is equal. ठीक, ये हो गया अवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट। इसी के साथ हमने तीनों नियम पढ़ लिए और हमने समीकरण की स्थापना नहीं कर ली। जो समीकरण आए 3 नंबर उसको लिख लेना, तनु विलयनों की समीकरण, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस है और लिखना उसके जगह साइड में, और या उसी को वान थॉप समीकरण भी कहते हैं। वान थॉप इक्वेशन भी उसी का ही नाम है, वान थॉप समीकरण भी कहते हैं हमसे, लिख लेना भाई वहां पर, ठीक है ना। हो गया काम खत्म। कल बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पर, ऑस्मोटिक प्रेशर की लिमिट पर, कि कौन कौन सी लिमिट्स की हमें पालना करनी पड़ेगी तब जाके ये सारे नियम ओबे करेंगे या इन सब नियमों की पालना होगी। और सब हम कब डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना भाई। हाँ चलो भाई कल मिलते हैं और पढ़ते रहो मस्ती से पढ़ते रहो।